अब जो हम देखने वाले हैं वो बेसिकली अभी तक हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में जितना पढ़ा है उसका रिवीजन है ना। और ये हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके टूल्स देगा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, तीन सबसे मेन होते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। तो अपन शुरू करेंगे बॉन्ड एंगल से, है ना। तो चलो बॉन्ड एंगल से शुरू करते हैं कि भाई बॉन्ड एंगल को हम कौन कौन से फैक्टर से एनालाइज कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर होता है, मतलब बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन है, ये तो हमको पता ही है, दो एडजेसेंट बॉन्ड इन एनी स्पीशीज को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। पहला फैक्टर देख लेते हैं। पहला फैक्टर होता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हम VSEPR के थ्रू जाके बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, है कि नहीं? है ना। तो जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट चेंज करेंगे, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर चेंज होगा, और हाँ बैंड्स रूल भी तो है, एंड विद इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल इंक्रीज। क्या रूल था? परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस नीचे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने आपसे बोला था एक रूल याद कर लो, बहुत काम आने वाला है ना। तो इसका देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल। अब क्या करें भाई, इसका एग्जांपल देखते हैं। sp है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया? 50। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना। sp2 है तो 33.33, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप के साथ अगर तीनों के तीनों बॉन्ड बने हुए हैं तो। और फिर sp3 और परसेंटेज कैरेक्टर 25, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री होता है। बस sp3 में क्या हो सकता है? सोचो, CH4 हो सकता है, एक लोन पेयर लगा देते हैं, NH3 हो सकता है, दो लोन पेयर लगा देते हैं, वाटर हो सकता है। यही केस बार बार आते रहते हैं, इसी केस में आपको घुमाया जाएगा। यही केस अगर आपको याद हो गए तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो मेरी बात मान लो, केस याद कर लो, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का सेम है अगर मान लो, और सारे सराउंडिंग एटम भी सेम हो, तो फिर कोई सा भी एटम लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर CF4 CCl4 CBr4 लगा है तो एंगल 109.5 डिग्री ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि मान लो फ्लोरीन, चारों फ्लोरीन है तो कार्बन किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता ना। चारों फ्लोरीन कार्बन से बराबर का हक मांगेंगे क्योंकि चारों की जो प्रॉपर्टीज हैं, चारों की जो ताकत है सेम है। अब अगर कार्बन को चारों फ्लोरीन को सेम प्रॉपर्टी देनी है तो उसके पास एक ही रास्ता है कि जैसा उसने हाइड्रोजन के केस में किया था वैसे ही कर दे, है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25 ही है। अब वो 25 हर फ्लोरीन को बराबर बराबर बांटेगा। अगर CF3H होता तो कार्बन पार्शियलिटी कर लेता कि भाई हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर चल जाओ, बाकी में कम हो जाओ। बस CCl4 में आप इमेजिन कर लो, है ना, चारों क्लोरीन है, फिर से 25% एस कैरेक्टर चार में बटेगा। सिमिलरली Br4 है तो 25% एस कैरेक्टर Br में बटेगा। तो जब भी ऐसा फॉर्मूला हो तो सब कुछ सिमेट्रिक होगा और एंगल आ जाएगा 109.5 डिग्री। ठीक है, आगे। दूसरा फैक्टर लोन पेयर का प्रेजेंस। ये पूरी VSEPR जिस पे बेस थी ये वो है। क्या होता है लोन पेयर के प्रेजेंस से कि जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है उनका ऑर्डर डिपेंड करता है कि लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर है। ऑर्डर क्या आता है? ये हमको याद है, LP LP मोर देन LP VP मोर देन PP BP। बस पूरी VSEPR हमने इसके थ्रू पढ़ी थी। तीसरा फैक्टर पे जाने से पहले एग्जांपल नहीं देखोगे क्या? तो ये एक है NH3, ये क्या है? H2O। बस जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ाता जा रहा है एंगल कम होता जा रहा है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन आएंगे, बॉन्ड एंगल जो है वो पतला होता जाएगा क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा है। तीसरी चीज है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझा था जब हमने ये देखा था कि जब मैंने ऑक्सीजन पे 2 फ्लोरीन लगाए वर्सेस ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन लगाए तो क्या होगा कि बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा, पास रखने की कोशिश करेगा तो छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है भाई, ये हो गया SF4 SeF4। Fe क्या होता है? सल्फर के नीचे का भाई, उसके ग्रुप में नीचे होता है तो Fe कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इसका मतलब सल्फर इलेक्ट्रॉन्स अपने थोड़ा सा पास रखेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ाएगा। तो बस
बॉन्ड एंगल SF4 का SeF4 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सराउंडिंग एटम की, उतना ज्यादा वो सेंट्रल एटम से दूर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। सेंट्रल एटम से दूर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। तो ये रूल होता है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सिंपल, बहुत इजी। NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली H2O का बॉन्ड एंगल F2O से ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन वापस से फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो सो रहा था ना वो मेरी बात मान लेगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या बात कर रहे हो, फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर रूल लिखा है, ध्यान तो दो। कोई नहीं। साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये हमने अभी बॉन्ड एंगल के नजरिए से नहीं देखा है, अभी हमने इसी नजरिए से देखा है कि भाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसको बॉन्ड एंगल के नजरिए से सोचो, इमेजिन करो। अगर मैंने किसी सेंट्रल एटम पे बहुत बड़े एटम लगा दिए तो वो ज्यादा जगह मांगेंगे, है ना। तो फिर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या नहीं हो, जिसको आदमी को ज्यादा जगह चाहिए वो उसमें प्रॉपर्टी कुछ भी हो, सबसे पहली चीज तो वो ज्यादा जगह लेगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है OCl2 OBr2। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। इसका मतलब क्या होना चाहिए था कि जो ज्यादा बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो OBr2 के केस में होना चाहिए था। हमने मान ली बात, है ना, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सराउंडिंग एटम पे डिपेंड करता है। पर इसके अलावा और केसेस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रोमीन का जो एंगल होता है वो OCl2 के एंगल से ज्यादा हो जाता है। ये हमको दोनों है, पर इसमें जो ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो प्ले कर रहा है क्या, ब्रोमीन की बड़ी साइज। ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है, उस पर आपने ब्रोमीन जोड़ दिया तो ब्रोमीन जाके मांगेगा और वो अपना बॉन्ड एंगल ज्यादा कर लेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट जो OBr2 का एंगल होता है वो 112 डिग्री होता है और जो OCl2 का एंगल होता है वो 111 डिग्री होता है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा हो गया। देखो हाइड्रोजन छोटू सा एलिमेंट है ना, वो वाटर बनाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो एंगल कितना आता है 104 डिग्री। यार लोन पेयर, अब आप ये सोचो कि साइज का इतना फर्क पड़ता है कि उसने लोन पेयर के बीच में एंगल कम कर दिया। इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये ऐसा है कि अब जिस आदमी को ज्यादा जगह लेनी है वो तो लेगा ही सही, लोन पेयर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत लफड़े होते हैं साइज के चक्कर में, है ना। तो ये ध्यान रखना कि OBr2 और OCl2 का बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से भी ज्यादा हो जाता है। तो जो बॉन्ड है, मतलब जो एंगल है दो लोन पेयर के बीच में वो कम हो जाता है ना। तो दो रीजन है इसमें। OCl2 में थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग भी कंसीडर कर सकते हो, ऑक्सीजन क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा है तो बैक बॉन्डिंग से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि लोन पेयर ही इधर चले गए तो रिपल्शन मारने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, तो एंगल इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। अगला है कि मल्टीपल बॉन्ड, ये हमने सब बेंड्स रूल में देखा था। तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन छोटी सी जगह में होते हैं तो वो ज्यादा रिपल्शन मारेंगे तो नेबरिंग एटम पे ज्यादा रिपल्शन पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये, अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा रिपल्शन मार रहा है तो जो फ्लोरीन है वो पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच का एंगल 109.28 से कम हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड्स के साथ एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 109.28 से ज्यादा, ठीक है। चल ये हो गया। अब बैक बॉन्डिंग को हम कैसे समझ सकते हैं, बेस्ट हम समझ सकते हैं इस एग्जांपल से, सिलाइल आइसोसिनेट वर्सेस मिथाइल आइसोसाइनेट। उसमें क्या हो रहा था कि सिलाइल आइसोसाइनेट क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन में चला गया और दोनों तरफ डबल बॉन्ड सॉर्ट ऑफ हो गया तो वो लीनियर हो जाता है। व्हेयरएज मिथाइल आइसोसाइनेट में क्योंकि लोन पेयर है तो वो बेंड हो जाता है। तो लीनियर का एंगल ज्यादा होता है कि बेंड का है ना, लीनियर का होता है। तो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल मे चेंज मे नॉट चेंज, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। BF3 के केस में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है। P by D by बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये बैक बॉन्डिंग भी रिवाइज होगी। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो। आपको ये करना है कि इक्वेटोरियल एक्सियल और इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल बताना है SF4 का, ठीक है। तो शुरू हो जाओ।
तो आंसर आ गया सबका। ये रहा उसका डायग्राम, ठीक है। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन मारेगा तो क्या होगा कि सारे बॉन्ड एंगल्स जो है कम होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल 90 से कम हो जाएगा, ठीक है। सीसो वाला केस है, एक्सियल एक्सियल 180 से कम और इक्वेटोरियल 120 डिग्री से कम, एक लोन पेयर के कारण। देखो अब वक्त आ गया है कि हम अपने हाथ कंधे करें। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे वक्त आ गया है कि अपने हाथ से स्ट्रक्चर बनाए और बॉन्ड एंगल को थोड़ा डीपली स्टडी करें अपने हाथ से बना के, क्योंकि उसी से काम चलेगा। तो शुरू करते हैं। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर किससे डिसाइड होगा, लोन पेयर रिपल्शन वगैरह से डिसाइड होने वाला है। तो बस बना लेते हैं। ये NH2 माइनस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 हो गए तो 2 लोन पेयर होंगे इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये जो एंगल है इसको अगर मैं θ1 बोल देता हूं, ठीक है। फिर अपन बना लेते हैं NH3, ये हो गया NH4 प्लस, देखो तीनों केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, ठीक है। ये θ2 और ये θ3। अब हमको ऑर्डर बताना है, तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा θ1 के केस में, तो वो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर यहां से पुश करेंगे, तो θ1 तो होगा सबसे छोटा। फिर θ2 के केस में एक लोन पेयर है तो उसका एंगल कितना हो जाता है, 109.28 डिग्री से कम हो जाता है, तो फिर θ2 यहां पे हमको पता है कि एंगल होगा 109.28 डिग्री, तो फिर θ3। तो ये उसका सही ऑर्डर हो गया, θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है SO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस में, तो SO4 2 माइनस को बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, सल्फर, ठीक है। पर यहां पे एक बात और होती है, इसमें तो रेजोनेंस होता है, तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होने वाला है। और पूरे आयन पे बाहर हमको 2 माइनस का चार्ज दिखेगा, तो यहां पे जो एंगल होगा वो तो आइडियल ज्योमेट्री वाला एंगल ही होगा, ठीक है। PO4 3 माइनस में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर भी मैं बना लेता हूं। ये यहां पे जो है अपना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, सो ये तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 109.28 डिग्री। अब ईथर और वाटर का हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन पे सेम है, sp3 आएगा ऑक्सीजन के केस में। इनके लिए आप क्या एंगल एक्सपेक्ट करोगे, चलो अब ये करो। तो वाटर और ईथर में डिफरेंस क्या है, अगर आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, ईथर में क्या होता है, ईथर में ROR होता है, मतलब जैसे CH3O CH3 CH3 मतलब CH3 CH2O CH2 CH3, ऐसा मतलब ऐसा कुछ होता है, CH3O CH3 या फिर CH3 CH2O CH2 CH3, ऐसा कुछ होता है। तो यहां पे आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि स्टेरिक रिपल्शन वाला फैक्टर आने वाला है। CH3 बड़ा ग्रुप है, तो CH3 कौन सा ग्रुप है, CH3 बड़ा ग्रुप है एज कंपेयर टू H। तो फिर क्या होगा कि क्योंकि अब CH3 बड़ा ग्रुप है तो वो ज्यादा रिपल्शन मारेगा, तो जो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं जिन्होंने आतंक मचा के बॉन्ड एंगल को इतना कम कर रखा है, ये जो लोन पेयर है, अब इनका थोड़ा सा आतंक कम होगा R के आने के बाद, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा खुल जाएगा, तो 104 डिग्री से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ईथर का बॉन्ड एंगल वाटर से ज्यादा होगा। तो
ईथर बॉन्ड एंगल की बात हो रही है मोर देन वाटर। अब ये चारों ऑप्शन है आपके पास, मतलब चार आपके इसमें पार्ट्स हैं इस वाले क्वेश्चन के, चारों को अपन सॉल्व कर लेते हैं, चलो है ना। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो आप सॉल्व करो, फिर थर्ड और फोर्थ अपन साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO2 सिर्फ दो ही बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। SO2 एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, तो S लोन पेयर, ठीक है। SO3 कोई भी क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है। तो यहां पे एंगल कितना होता है 120 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। यहां पे 180 डिग्री होता है, और यहां पे कितना होता है, लेस देन 120 डिग्री होता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, SO2 F2 बनाना है हमको। SO2 F2 ठीक है, बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो SO2 F2 कैसा बनेगा, चलो देखते हैं। यहां पे S डबल बॉन्ड O F और F। एक काम करते हैं, अपने को OSO मतलब θ1 और FSF मतलब θ2 इसको कंपैरिजन करना है। एक काम करते हैं, θ3 भी ले आते हैं। θ3 कौन है, OSF का बॉन्ड एंगल। अच्छा, तो ये तो परसेंटेज एस कैरेक्टर से सॉल्व हो जाएगा, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किस केस में आएगा, ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा θ1 के केस में, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, क्योंकि तो मतलब सबसे ज्यादा एंगल होगा। θ1 मोर देन θ3 मोर देन θ2, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जो है रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो बस θ1 मोर देन θ3 मोर देन θ2। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वैसे भी परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़ा डबल बॉन्ड हो की तरफ ही जा रहा है, तो ये उससे भी हो रहा है ना। अब अपन इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, NCl3 PCl3 AsCl3 और SbCl3। तो इनको अपन मिटा लेते हैं और फिर वाला पार्ट कर लेंगे। तो NCl3 PSCl3 AsCl3 और SbCl3, ओ ये तो एक ग्रुप में मैं नीचे जाता जा रहा हूं, तो मेरे को थोड़ा सा एक तो ड्रैगो टाइप का कुछ लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन, अरे नहीं, इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना। क्लोरीन तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो थर्ड पार्ट है उसका सॉल्यूशन है कि बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा NCl3 मोर देन PCl3 मोर देन AsCl3। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला रूल हमने रिवाइज कर लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। फोर्थ वाला केस SO4 ये हम देख चुके हैं कि इसमें 109.28 डिग्री का एंगल आएगा। CO3 ये 120 डिग्री, सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। तो SO4 में SO4 इज 109.28 डिग्री, है ना। चार एटम है यार, बहुत बार बना दिया, रेजोनेंस है, हो जाएगा, दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा। CO3 ये फोर्थ वाला है। CO3 में क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और NO3 वापस से तीन एटम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो रेजोनेंस होने के बाद सिमेट्रिकल हो रही है, तो NO3 में भी जो है 120 डिग्री आ जाएगा। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। चलो NO3 का आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं, इसको मिटा देते हैं अपन। हाँ तो भाई NO3 का कैसा स्ट्रक्चर बनता है,
NO3 माइनस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। तो NO3 माइनस नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक माइनस है यहाँ पे। ये NO3 माइनस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर इनकरेक्ट है। BF3 BCl3 बराबर होगा क्या? ये वाला तो सही है, ठीक है, अरे मतलब इस पर टिक मार्क नहीं करेंगे, ये तो करेक्ट है, तो इसके नीचे अपन लिख देते हैं C। CH4 CCl4 बराबर होगा क्या? बिल्कुल बराबर होगा, सिमेट्रिक है। NH3 NF3 बराबर होगा क्या? ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, और जैसे ही लोन पेयर है और फिर मैं सराउंडिंग एटम चेंज कर रहा हूं तो कुछ तो होएगा। मेरे को क्या पता है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा NF3 के बॉन्ड एंगल से। जो ज्यादा सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका बॉन्ड एंगल कम। ये हमको इसका एक्सप्लेनेशन बताया कि नाइट्रोजन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ाने की जरूरत कम हो जाएगी, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। CO3 2 माइनस NO3 माइनस अभी देखा था, तो ये सही है, तो हमारा आंसर हो गया C, तो ये करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, इस फिगर में से आपको देख के बताना है θ1, ये आप कर लो। अगर अब मैं इसमें बेंड्स रूल लगाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर θ2 वाले बॉन्ड में आ जाएगा, तो θ2 सबसे बड़ा होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके सामने? ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज है। तो कितनों ने नन ऑफ दीज मार्क किया? बहुत सारे बच्चे करते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि क्लोरीन भैया की साइज बहुत बड़ी है, कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन भैया की साइज बहुत बड़ी है, तो ये स्टेरिक रिपल्शन से बाजी मार के ले जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा θ3 सबसे बड़ा, फिर θ1, फिर θ2। अगर ये आपको गलत भी हुआ था तो कोई बात नहीं, आपने लॉजिक सही लगा था। हर जगह लॉजिक नहीं लगता, अपने को क्या पता कि यार क्लोरीन इतना बड़ा हो जाएगा कि वो स्टेरिक रिपल्शन से कर देगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये केस है आपके सामने C2 मतलब CH2Cl2 लिखा है, तो एक बार ध्यान रखना कि क्लोरीन का स्टेरिक रिपल्शन लग रहा होगा, तो वो हमको अकाउंट में लेना है। तो अगली प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ, ठीक है भाई। क्या होता है बॉन्ड लेंथ? ये तो हमको ऑलरेडी पता है, एक बार आपके सामने डेफिनेशन फिर से ले आता हूं, रिवाइज हो जाएगा। दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, है ना। आगे क्या है? पहला फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। अब एटम्स ही बड़े हैं तो उनके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो Hi मोर देन HBr मोर देन HCl मोर देन HF, ये बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। इसे थोड़े बार एक दो केसेस में ऐसा नहीं होता, वो हम आगे जाएंगे, जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको रिवाइज करा दूंगा कि साइज ऑफ एटम्स के अलावा क्या रोल रहता है। पर अभी मेजरली मोस्ट ऑफ द उसमें तो क्या होता है कि साइज ऑफ द एटम्स डोमिनेट करता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, HH छोटे एटम, CH उससे थोड़े बड़े, CC और बड़े, ऐसा ऐसा है और बड़े, ठीक है। और ये सब, तो ये एग्जांपल्स आपके सामने इसके हैं। अगला फैक्टर क्या बोलता है? बॉन्ड ऑर्डर का इफेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, दो एटम खींचे। हमने C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C का केस देखा था, उसमें हमने समझा था। तो जैसी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बस। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के कारण भी बॉन्ड लेंथ इफेक्ट होती है। जैसे CO3 2- का मैंने केस लिया था, या फिर ओजोन का केस लिया था। हमने क्या सोचा था कि एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, पर दोनों उसके बीच का था। तो जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर आपने सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया था तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर आपने प्योर डबल बॉन्ड कंसीडर किया था तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे बेंजीन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप सिंगल बॉन्ड की लेंथ कंसीडर करो 154 पिकोमीटर होती है, और डबल बॉन्ड की कंसीडर करो तो 134 पिकोमीटर आती है, पर जो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली में आती है वो इन दोनों के बीच की आती है 139 पिकोमीटर, है ना। तो रेजोनेंस का भी इफेक्ट होता है। और किसका इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का भी इफेक्ट होता है। जनरली जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। ऐसा क्यों? दो एटम है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा,
तो एटम खुद भी थोड़ा सा सरक के आ जाएगा, तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी जनरली। ठीक है, और क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो पता है अभी तो हमको इतनी बार रूल याद कर लिया, s कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी, कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बस ये टेबल है आपके सामने, देख लो इसको। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, ये पीसीएफआई के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, है ना। और क्या है भाई इसमें, ये बढ़िया क्वेश्चन लगता है हमको। अगर आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ CH4 में x है और नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड CH4 में y है, तो y + x अपॉन y - x की वैल्यू फाइंड करो। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम, इसका आंसर है 5, और ये रहा डायग्राम। अच्छा, टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे आइडेंटिकल? देखो टोटल मिला के बस 4 बॉन्ड हैं, उनके बीच में अगर आप एंगल काउंट करोगे तो टोटल एंगल आएंगे 6। ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, एंगल बना बना के देख लेना, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। और बॉन्ड लेंथ तो 4 ही है। ठीक है, आप जो मैथ्स में आगे जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ लोगे, तो जितने भी नंबर बॉन्ड हैं, जैसे 4 बॉन्ड हैं तो टोटल एंगल हो जाएंगे 4c2, अगर 5 बॉन्ड है तो 5c2, 5c2 4c2 क्या होता है, ये पीएनसी में आपको समझ आएगा। तो बाद में जाके ऐसा सवाल कराऊंगा जिसमें थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व होगी, अभी आप मैनुअली गिन सकते हो कि टोटल एंगल कितने होंगे, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर आ जाएगा 5। क्यों? क्योंकि 6 + 4 ऊपर 6 - 4 नीचे, तो 10/2 = 5। अगला क्या हो गया, अगला हो गया बॉन्ड एनर्जी। समझ में आया बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? अभी हमने क्या किया, हमने सारे बॉन्ड्स को तोड़ दिया, उससे बॉन्ड एनर्जी निकल के आई। तो बॉन्ड एनर्जी ये होती है, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली हम दो टर्म्स यूज करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जनरली अभी हम जो बात कर रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, रिवीजन है। और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक मोल ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब अगर मान लो आपके सामने कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो CH4 है, उसमें बोलता हूं कि पर CH बॉन्ड एनर्जी जो है वो 99.5 किलो कैलोरी पर मोल है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब मैं CH3H पहला बॉन्ड तोड़ूंगा तो कुछ एनर्जी लगेगी, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 माइनस, जो भी बनेगा, CH3 डॉट भी बन सकता है, फ्री रेडिकल भी बन सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। ठीक है, दूसरा तोड़, मतलब फिर मेरे को एक और बॉन्ड तोड़ना है तो मेरे को कुछ अलग एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि मेरा कंपाउंड ही चेंज हो गया है। तीसरा बॉन्ड तोड़ना है तो फिर से कंपाउंड चेंज हो गया है, CH की बॉन्ड तोड़ूंगा, और चौथा तोड़ना है तो फिर से कंपाउंड चेंज हो गया है, C और H का बॉन्ड तोड़ूंगा। तो अगर आपको इस मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी है पर CH बॉन्ड, तो आप चारों को ऐड करके उसका एवरेज लो, ये बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी जो 99.5 किलो कैलोरी पर मोल आ रही थी। ठीक है, तो आपको बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है F2Cl2 Br2 I2 की। तो मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको ये बता रहा था कि साइज के साथ बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ता है ना, साइज बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ये एक ऐसा केस है जहां पे साइज से ज्यादा कुछ और मैटर करता है। सबने आंसर क्या निकाला होगा, F2 लेस देन Cl2 लेस देन Br2 लेस देन I2, है ना। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इससे उल्टा आ जाएगा, F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इसका जो है एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और 3 लोन पेयर होते हैं हेलोजन पे, तो लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट करता है साइज के ऊपर। या तो आप इसे समझ लो या फिर याद कर लो, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो बॉन्ड एनर्जी हेलोजन के केस में, मतलब डाई हेलोजन्स के केस में आती है Cl2 मोर देन Br2 मोर देन F2 मोर देन I2। तो अगर आपसे साइज के बेसिस पे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने जाओ
तो डाई हेलोजेंस के लिए मत करना, अभी भी बोल रहा हूं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मतलब लोन पेयर रिपल्शन थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है साइज पे, है ना। तो ये ध्यान रखने वाला केस है।